हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ घर पे अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हमें इसे बहुत फोकस से पढ़ना है और साथ ही ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर का कंपोजिशन रखता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस या व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच new substance with new properties are formed. The substance which take part in chemical reactions are called reactants. मतलब जो केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, अब वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं वो तो हैं रिएक्टेंट, और वो सब्सटेंस, वो न्यू सब्सटेंस जो रिजल्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जैसा आप देख भी सकते हो एग्जांपल में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो हो गए दोनों रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट, और इस सभी का इस पूरे को बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट ही तो बना, न्यू सब्सटेंस ही तो बना। कौन सा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके पास न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे? इसके पास मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, तो नई प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, अगला ये तो हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज दैट एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी जब कभी भी आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई सी भी या कैसी भी रिएक्शन होगी, तो हमें पता कैसे लगाएं कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो अगर उस रिएक्शन में से गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन हुई? वो केमिकल रिएक्शन हुई। ठीक है, अब एग्जाम्पल में व्हेन जिंक ग्रैन्युलस, ग्रैन्युलस यानी यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स कह सकते हो आप। ठीक है, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। ध्यान से सुनिएगा कृपया करके। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड एसिड दो पार्ट होते हैं एसिड के। डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का कंपोजिशन होता है, और कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में अपने अंदर वाटर का कंपोजिशन रखते हैं। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरीके से समझेंगे। पूरा एक टॉपिक है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अब इसी का अच्छी तरीके से देखें तो Zn प्लस HCl इज इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2, ये है आपका। अगला है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं प्रिसिपिटेट है क्या। देखिएगा, प्रिसिपिटेट एक टाइप का सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नीचे बैठ जाता है। मान लीजिए ये आपका बीकर है, बीकर में ये आपका कोई सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर का कोई मान लीजिए इसमें से कोई वो निकलना है प्रेसिपिटेट, तो मान लीजिए ये प्रेसिपिटेट है आपका, ये दिस इज, ये सिंक डाउन है। लाइक है सबसे इजी एग्जांपल, मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी करा, पानी के अंदर फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने वो डाल दी, क्या, चौक डाल दी, चौक के पार्टिकल्स डाल दिए इस तरीके से। ठीक है, चौक के पार्टिकल डालने के बाद जब हम उसको इस स्पून से रोटेट करेंगे, तो रोटेट होने के बाद वो मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद वाइट पीपीटी बाहर निकल आएगा। वाइट पीपीटी यहाँ पे है हमारा क्या, दिस इज नोन एज योर प्रेसिपिटेट, यानी वो अलग सेपरेट हो जाता है ना। देखा भी होगा आपने, कभी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा,
वाटर के साथ चॉक पाउडर। ठीक है, अब इसमें एक अच्छा तरीके से ले लेते हैं कि एग्जाम्पल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज added to solution of lead nitrate then a yellow precipitate of lead iodide is formed। ठीक है, तो जब कभी हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट के साथ तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है लेड आयोडाइड का। चेंज इन कलर की बात करें तो जब कभी हम सिट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, लेमन के अंदर। ठीक है, ओके, सिट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, लेमन के अंदर। ठीक है, जब कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का जो कि पर्पल कलर में है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो बन जाएगा कलरलेस पोटेशियम परमैंगनेट जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है, हम आगे चल के समझेंगे लेकिन फिर भी अभी याद रख लीजिए, KMnO4, वरना हम आगे चल के तो अच्छी तरीके से डिराइव भी करेंगे इसे जब आप 11th-12th में आ जाओगे। अगला, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब कभी भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे हम केमिकल भाषा में कहते हैं क्विकलाइम, को रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिसे हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम, तो लॉट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। अब हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे इस प्रोसेस में। CaO यानी आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और एनर्जी का प्रोडक्शन हीट की प्रेजेंस में कर देगा। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस। देखिएगा केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। देखिएगा केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, बस केमिकल रिएक्शन को हम इंफॉर्मेटिव वे में और सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाई ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखिएगा वो एक टाइप का ही मेथड होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से, फॉर्मूलाई की हेल्प से बाकायदा लिखते हैं। एग्जांपल में देखें, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये तो हो गया आपकी केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन क्या होगी, इसको सिंबल्स की फॉर्म में, तो Zn जिंक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन। ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अगला बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। देखिएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन equal number of atoms of different element in reactant and product like as Zn plus H2SO4 is equals to ZnSO4 plus H2। देखिएगा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के सेम रहते हैं। लाइक एज Zn यहाँ पे है रिएक्टेंट में 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे कितने 2। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फ़र कितना 1, यहाँ पे सिर्फ सल्फ़र लेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम एक एक करके लेंगे। जैसे जिंक को लिया, फिर H2 को लिया, फिर अब S को लेंगे, S को, सिर्फ S को। ठीक है, तो S का यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे भी एक एटम, ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे भी 4। तो इसकी हेल्प से ये हमें पता चल गया कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगला देखिएगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लाइक एज आप देख सकते हो एग्जांपल में H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O। देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ पे केवल यहाँ पे भी 2 हैं। ठीक है, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के कॉन्ट्राडिक्शन में बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो हमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करें? सबसे पहले हम इसको बैलेंस करके देखेंगे। H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू H2O है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दो, जिसकी हेल्प से ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे भी तो 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, इसकी हेल्प से बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों है, क्यों एसेंशियल है कहना? देखिएगा, वी हैव टू ऑलवेज बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई a law called law of conservation of mass, which states matter cannot be created nor to be destroyed। ये एंटोनी लवॉइसर ने दिया था, एंटोनी लवॉइसर ने दिया था 1789 में। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अच्छी तरीके से, ओके। अगला, इसके बाद कुछ रिएक्शंस आई, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी जिसमें हीट एवॉल्व होती है, यानी निकलती है बाहर की तरफ, एवोपरेट होती है इनडायरेक्टली, ये कह सकते हो। अब देखिएगा एग्जांपल में, C प्लस O2 इज इक्वल्स टू CO2 प्लस हीट, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अगला है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, लाइक एज N2 प्लस O2 प्लस हीट इज इक्वल्स टू 2NO, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। अब इनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में या और रिएक्शंस में कभी कभी कैटलिस्ट नाम का एक सब्सटेंस आया था है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको ब्रीफली बता रखा है। कैटलिस्ट, दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस which do not take part in chemical reaction but it increase the speed of reactions। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, लेकिन तब भी ये इंक्रीज कर देते हैं रिएक्शन की स्पीड को, ओके। एग्जाम्पल में आया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रहता है हमेशा, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, और ऑक्सीजन हमें पता ही है O2 होता है। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोराइड में चेंज करते हैं तो इसके अंदर एक कैटलिस्ट यूज़ होता है इसके दौरान, जब ये पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड में बदला होता है तो यहाँ पे कैटलिस्ट आता है MnO2, और साथ ही यहाँ पे एक डेल्टा का सिंबल आता है। डेल्टा मतलब हीट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये हम आगे चल के समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम डिस्कशन करेंगे types of chemical reactions। Hope you understand this these topic। Be safe, be happy। Thank you for watching this video and taking my lecture। Thank you students।